हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं हम लोग। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसका प्रिंसिपल और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको मैंने वहाँ पे बता दी। एनएमआर का फुल नेम क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और वहाँ मैंने ये भी आपको बता दिया था कि न्यूक्लियर क्यों आया, मैग्नेटिक क्यों आया और रेजोनेंस का मतलब क्या है। वहां पे सब चीजें क्लियर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। सिलेक्शन रूल का मतलब क्या होता है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे या फिर ये कह सकते हैं सिलेक्शन रूल। पहली चीज तो हम इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं इसके अंदर। तो सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, कौन कौन से जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, कार्बन का हो, कार्बन का है या हाइड्रोजन का है या बेरिलियम का या बोरोन का, तो कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो एनएमआर में सिग्नल देते हैं। सिग्नल का मतलब मैं समझा चुकी, इस तरह से सिग्नल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देख चुके हैं सिग्नल इस तरह से, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल देते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस एनएमआर सिग्नल देंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल देंगे, ठीक है, उन्हीं की स्ट्रक्चर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियाई एनएमआर सिग्नल देते हैं उनकी ही स्ट्रक्चर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल का मतलब ये, सिलेक्शन का मतलब चयन, हिंदी में मतलब हिंदी में बोलते हैं चयन, ठीक है। तो कौन से ऐसे सिलेक्टेड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ऐसे सिलेक्टेड न्यूक्लियाई कौन से हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल देंगे और जिससे उसकी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो न्यूक्लियस हैं वो एनएमआर सिग्नल देंगे, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका आई 0 होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका आई 0 होता है वो एनएमआर सिग्नल नहीं देते, एनएमआर सिग्नल नहीं देते। कौन से नहीं देते? जिनका आई क्या होता है? 0 होता है ना। अब ये आई क्या होता है पहले ये समझेंगे हम, उसके बाद वापस से इस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बता दी कि हम किसको समझने के लिए, आई को समझने के लिए कुछ थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आई पर आएंगे वापस से। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना, तो उसके अलावा वो क्या करते हैं, अपनी अक्ष पर भी या अपनी धुरी पर भी क्या करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के कारण, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण एक हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या उत्पन्न होती है ना, इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, +½ होती है या -½ होती है। पढ़ रखा है ना आपने कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण या स्पिन के कारण एक क्वांटम नंबर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एस से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है +½ और -½ ठीक है। उसी की वजह से, चक्रण की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है या एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। और इसी चक्रण की वजह से एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। आप लोग अच्छे से पढ़कर आ गए 11th क्लास के अंदर, है ना। इसी चक्रण की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम इसका क्रिएट होता है या जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है √s × s + 1 h/2π, पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। तो इसको एक बार वापस से देख लो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता रहता है कंटिन्यू, उसी स्पिन की वजह से क्वांटम नंबर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं s, है ना, जिसकी वैल्यू +½ और -½ होती है। उसी चक्रण की वजह से एक कोणीय संवेग जनरेट होता है, कोणीय संवेग, जिसको बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। उसी तरह से
कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं, सभी नहीं, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरह वो भी चक्कर करते रहते हैं, अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना धुरी पर, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी किस तरह से, पूरा मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था आपको। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण करते रहते हैं, उसी तरह कुछ न्यूक्लियाई भी चक्रण करते रहते हैं। और उसी की वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चक्रण क्वांटम संख्या उत्पन्न हुई है, उसी तरह से न्यूक्लियाई के चक्रण की वजह से भी एक क्वांटम संख्या जनरेट होती है, क्वांटम नंबर जनरेट होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको तो बोलते हैं चक्रण, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम नंबर, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, हिंदी में नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। तो मैं कह सकती हूं कि नाभिक के चक्रण की वजह से या नाभिक के स्पिन की वजह से जो क्वांटम संख्या उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। इसको मैंने एस से डिनोट किया था और नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या को आई से डिनोट करते। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आई बताया था ना आपको, वही आई है। कहां से आता है ये आई? नाभिकीय चक्रण की वजह से जो क्वांटम संख्या जनरेट होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। किसकी वजह से? नाभिकीय चक्रण की वजह से, है ना, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखो जिस तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होगा, स्पिन चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होगा जैसे वहां पे हुआ था। और इसकी वैल्यू क्या थी? अंडरवुड एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 और इसकी वैल्यू होगी आई इंटू आई प्लस वन एच अपॉन 2 समझ में आई बात? ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि डायरेक्ट इस पे आती तो समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रॉनों की से आज इजीली समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम पढ़कर आ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की वजह से जो क्वांटम संख्या उत्पन्न हुई है उसको बोलेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको आई से करते हैं, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। इसकी वैल्यू होती है कोणीय संवेग की अंडरवुड एस इंटू एस प्लस वन, है ना, पढ़कर आ चुके हैं इसको। तो एस की जगह मैंने क्या कर दिया? सिर्फ आई किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया आई क्या होता है अब अच्छे से। अब देखिए, अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या देते हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एनएमआर सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकती हूं आई न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, आई को बोलते हैं। अभी मैंने बता दिया आई, थोड़ी देर पहले अभी आपको समझाया था कि आई क्या होता है, बताया था मैंने। ठीक है, किसके चक्रण के कारण? नाभिक के चक्रण की वजह से। ठीक है, अब देखो आई दो तरीके से इसकी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कि आई कितना हो तुम्हारा? 0 हो सकता है कि आई की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, और हो सकता है कि आई की वैल्यू +½ या +1 या 2 जो भी है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, जब पॉइंटों में आए वो। ठीक है, और एक हो सकता है कि आई की वैल्यू बिल्कुल ही क्या हो? 0। अगर बिल्कुल ही आई की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर स्पिन क्या है? एब्सेंट है। क्योंकि आई किस वजह से उत्पन्न हुआ है? आई किस वजह से उत्पन्न हुआ है? स्पिन की वजह से। जो नाभिक जो है वो चक्रण कर रहा था, उसकी वजह से क्या उत्पन्न हुआ है? आई उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जब चक्रण ही नहीं होगा, ठीक है, जब चक्रण ही नहीं होगा तो आई भी 0 होगी। भाई चक्रण की वजह से आई उत्पन्न हुआ है, चक्रण ही नहीं होगा। मैंने बताया था कि सारे न्यूक्लियाई ऐसे नहीं होते जो चक्र करते हैं, केवल कुछ न्यूक्लियाई ही चक्रण करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, कुछ न्यूक्लियाई चक्रण करते रहते हैं या स्पिन करते हैं, है ना, सारे नहीं करते। तो जो स्पिन नहीं करेंगे उनके लिए आई क्या होगी? 0 होगी। अब स्पिन नहीं करेंगे तो स्पिन, जब ये बताया था स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो भी उत्पन्न नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम, जब स्पिन ही नहीं होगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी उत्पन्न नहीं होगा, जिसकी वैल्यू बताई थी ना मैंने, अंडरवुड आई इंटू आई प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, वो भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो स्पिन नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आई 0 है, यानी एनएमआर में ये एनएमआर सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, एनएमआर सिग्नल नहीं मिलेगा। और एनएमआर सिग्नल नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है? कि एनएमआर के थ्रू, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, एनएमआर
स्कोपी के थ्रू हम इसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट हमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि चूंकि स्पिन ही नहीं हुआ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्पिन की वजह से क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी कैसे उत्पन्न होता है, ये भी बताया था वहां पे। तो जब चक्रण ही नहीं होगा तो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी चुंबकत्व या चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होंगे, मैग्नेटिज्म उत्पन्न नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक। ये कैसा है हमारा, नॉन मैग्नेटिक। ये भी कह सकते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण पढ़ते आते हैं ना, म्यू है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो भी उत्पन्न नहीं होगा। कुल मिला के सारी चीजें मैग्नेटिक से जो रिलेटेड चीजें वो कुछ भी नहीं होंगी, क्योंकि आई जीरो है। समझ में आ गई बात। अब ठीक है, अब इधर देखिए, आई का वैल्यू कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ आई की वैल्यू है, इसका मतलब स्पिन प्रेजेंट है। यहीं से चलो सीधे सीधे, स्पिन क्या है इसकी, इसमें स्पिन एब्सेंट थी, इसमें स्पिन प्रेजेंट है ना। अब देखिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसमें क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, जबकि इसमें जनरेट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू है कुछ ना कुछ, है ना। एनएमआर सिग्नल नहीं देगा ये वाले, जिनकी ये एनएमआर सिग्नल देंगे, एनएमआर सिग्नल गिव्स, है ना, एनएमआर सिग्नल गिव्स। और एनएमआर सिग्नल दे रहे हैं, इसका मतलब इसके एनएमआर ऐसे न्यूक्लियाई की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर पाएंगे, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये नॉन मैग्नेटिक है, और ये कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा, क्योंकि स्पिन हो रही है इसके अंदर, तो ये कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा। समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये है बात कि जो आई जीरो है, आई जिनकी जीरो है, वो अपन इस एक वर्ड ऑन के लिए यूज करते हैं एग्जाम में, उस वर्ड से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड या एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। तो जिनकी आई जीरो होती है उनको एनएमआर इनएक्टिव बोलते हैं, एनएमआर इनएक्टिव हिंदी में बोलते हैं एनएमआर अक्रिय, या जो एनएमआर सिग्नल नहीं देते हैं उनको बोलते हैं एनएमआर इनएक्टिव। एनएमआर में एक्टिव ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, एनएमआर इनएक्टिव। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। समझ में आ गई बात। और ये एनएमआर इनएक्टिव कहलाते हैं, और जो सिग्नल देते हैं वो क्या कहलाएंगे, एनएमआर एक्टिव। तो इस तरह से एग्जाम में एक नंबर में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तुम पूछोगे, तुम कहोगे कि सर कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किनकी आई जीरो है और किनकी आई का वैल्यू कुछ ना कुछ है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी पता चलेगा, मैं अभी समझाती हूँ कैसे पता चलेगा उसका, कि किनकी वैल्यू आई की, किन न्यूक्लियाई में आई की वैल्यू जीरो है और किन न्यूक्लियाई में आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। देखिए आप लोगों ने मास नंबर, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ये सब पढ़ रखा होगा, वहीं से पता चलेगा। देखिए मैं आपको और समझा देती हूँ एक बार। जैसे देखिए C613 है, ठीक है, C613 है, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना। यही प्रोटॉन नंबर है हमारा, प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक मतलब परमाणु, हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। कार्बन का 6 होता है, नीचे लिखते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है उसको नीचे लिखते हैं ना, यहाँ से शो करते हैं। और ये प्रोटॉनों की नंबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है 6, ठीक है। अब ये होता है हमारा मास नंबर, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ये क्या होता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और एक होती है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन नंबर कितने, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो, मास नंबर में से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर कितना है, 13, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। 13 में से 6 गए तो बताओ कितना बचा, 7। तो ये तो न्यूट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या है ये, न्यूट्रॉनों की। ये न्यूट्रॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन कितने हैं, 6, परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 13। ये ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो हमें यहीं से पता चलेगा। अगर आपको ये चीजें निकालनी आती है, द्रव्यमान संख्या देखना आता है, ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसमें से इसको अगर घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। अगर आपको ये देखना आता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि
कौन से न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू 0 है और कौन से न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा देखो, अब यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो, अब मैं एक आपको टेबल बना रही हूं, ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम निकालते हैं आई की वैल्यू। ये प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉन नंबर या प्रोटॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या या मास नंबर है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, एग्जाम्पल, और यहां पे मैं आई लिख देती हूं, आई की वैल्यू आई। ठीक है, अब देखिए जिनमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों इवन है, इवन का मतलब सम संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए 2He4, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये वाली क्या होती है, एटॉमिक नंबर है ना, या प्रोटॉनों की संख्या बताई थी ना। अभी अगर आप लोग को नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया, उससे सीखना अच्छे से और एग्जाम्पल लेके। इसको बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 2 है ना। और मास नंबर कितना है? द्रव्यमान संख्या। मास नंबर ऊपर वाली मास नंबर होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो हिंदी में बोले तो द्रव्यमान संख्या, और इंग्लिश में बोले तो मास नंबर। मास नंबर कितना है इसका? 4 है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। 4 में से 2 को घटा दो, 4 - 2 = 2। ये क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। तो प्रोटॉन भी इवन नंबर में है और न्यूट्रॉन भी इवन नंबर के अंदर है। समझ में आई बात? ठीक है, सम संख्या है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर के अंदर है, तो मास नंबर हमेशा इवन होगा। मास नंबर क्या होगा? इवन होगा, है ना। देखो 4 मास नंबर भी इवन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये इसका 2He4। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे उनके लिए आई 0 होगी। आई का मान क्या होगा? 0 होगा, जो कि NMR इनएक्टिव है। NMR इनएक्टिव है या NMR में सिग्नल नहीं देते। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे पूछ लूं एक एग्जाम्पल की, बताइए ये 4Be8, मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल देगा कि नहीं देगा। तो पहले आप चेक करिए प्रोटॉन नंबर कितना है? 4 है ना। न्यूट्रॉन नंबर 8 में से 4 घटा दो, कितना आया? और द्रव्यमान संख्या कितनी आई? मास नंबर कितना आया? मास नंबर कितना है इसका? 8। ये भी इवन है, ये भी, तीनों इवन है, सम संख्या है, तीनों सम संख्या है। अगर तीनों सम संख्या हो, ये भी इवन, तो आई की वैल्यू उसके लिए कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। और वो न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव होता है, NMR में उसका कोई सिग्नल नहीं आता। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अगर एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम्पल देके कि बताइए ये NMR एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो इजीली आप उसको प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर तीनों निकाल के देख लेना। निकालना बता ही दिया था आपको, वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू 0 है या कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इस तरह की 4Be8, मैं एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पर 4Be8, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया ये चीज, है ना। अब देखिए नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल ले, नेक्स्ट अगर प्रोटॉन इवन है या सम है, हिंदी में सम बोलते हैं, है ना। तो और ये ऑड है, ठीक है, या ये ऑड हो ये इवन हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से एक तो इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए। अगर ये इवन हो गया तो ये ऑड होगा, और ये ऑड है तो ये इवन होगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके लिए मास नंबर ऑड ही आएगा हमेशा। कैलकुलेट करके देख लेंगे हम अभी, है ना। इन दोनों में से अगर कोई भी ऑड है, अगर दोनों ही इवन है तो मास नंबर इवन ही आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज ऑड है तो मास नंबर क्या आएगा? ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं कि बताइए 6C13, ये क्या है? NMR एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो देखें एक्टिव है कि इनएक्टिव है। देखो प्रोटॉन नंबर कितना है इसका? 6, जो कि इवन है ना। और मास नंबर कितनी है इसकी?
मास नंबर कितना है 13, जो कि कैसा है, ऑड है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की बताइए, इसमें से उसको घटा देते हैं, 13 में से 6 को घटाओ 7 आया। देखो प्रोटॉन नंबर इवन है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या ऑड है, विषम, ऑड का मतलब विषम, न्यूट्रॉनों की संख्या विषम है, 7 है। तो देखो और जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या कितनी आई है, ऑड आई है। देखो ऑड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज, एक चीज विषम संख्या के अंदर होगी, या तो प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या विषम संख्या के अंदर है, तो उसका मास नंबर क्या होगा, ऑड होगा, और वो न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा, ठीक है। 6C13 वो न्यूक्लियाई कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा, और उसके लिए आई की वैल्यू होगी +½ या +3/2 या +5/2 या +7/2, इस तरह से आगे चलते जाना। समझ में आ गई बात, इस तरह से होगा उसके लिए आई की वैल्यू, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए 9F19 फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है ना, इसकी द्रव्यमान संख्या 19 होती है ना। बताइए मुझे ये एनएमआर एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो देखेंगे हम इसका मास नंबर 19 है, जो कि विषम संख्या है ना। और प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, 9, जो कि कैसी है, विषम। अब प्रोटॉन विषम है, न्यूट्रॉन देखो 19 में से 9 घटाओ कितने आए, 10, ये कैसी है, सम। तो दोनों में से एक सम संख्या हो गई, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या आई है, ऑड ही आई है, विषम ही आई है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसी के अंदर आएगा, एग्जाम्पल F919, और इसकी वैल्यू भी आई कितनी होगी, प्लस इतनी वैल्यू होगी, +½ +3/2 है ना, और वो भी एनएमआर एक्टिव होगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे पूछूं 1H1 बताइए क्या है ना। देखिए एक बार, द्रव्यमान संख्या ऑड है ना, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 1 में से 1 गया तो 0, जो कि सम संख्या है, ये विषम है, और द्रव्यमान संख्या विषम है। दोनों में से एक विषम होता है तो द्रव्यमान संख्या विषम ही होती है ना। और हमारे इसी एग्जाम्पल के अंदर आएगा वो 1H1 है ना, जिसकी वैल्यू आई कितना होगी, +½ +3/2, वो एनएमआर कैसा होगा, एक्टिव होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट पे जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट पे चलो, अगर मान लीजिए ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही विषम संख्या हैं, तो हमेशा उसका द्रव्यमान संख्या सम ही आएगी। कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। अगर दोनों विषम संख्या है तो उसकी जो है ये मास नंबर, ये द्रव्यमान संख्या हमेशा सम आएगा। अगर मैं बात करूं 1H2 की, आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। नहीं पता हो तो पता कर लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम बोलते हैं इसको। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर बात करें 1H2 की, 1H2, तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या देख लीजिए, इसमें 1 है, जो कि कैसा है, विषम है। न्यूट्रॉन देखिए कितने, 2 में से 1 गए तो 1, जो कि कैसा है, विषम है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 2 है, जो कि कैसी है, सम है। ये द्रव्यमान संख्या है, तो ये दोनों विषम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन विषम है, द्रव्यमान संख्या देखो सम ही आई है ना। तो किसके अंदर आएगी, इसी एग्जाम्पल के अंदर आएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विषम है, तो 1H2। इनके लिए जो आई की वैल्यू होती है, ये तो भिन्न में फ्रैक्शनल नंबर में थी, इनके लिए जो आई की वैल्यू होगी +1 +2 +3 इस तरह से, और ये भी एनएमआर एक्टिव होंगे। कैसे होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। समझ में आ गई बात। तो केवल यही एनएमआर इनएक्टिव है जिनके लिए आई की वैल्यू 0 है, और जिनके लिए आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है वो एनएमआर एक्टिव होंगे। तो ध्यान रखना, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए ना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल पूछूं, चलो है ना, 7N14, मुझे बताइए ये इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो पहले चेक कर लीजिए, प्रोटॉन 7 जो कि कैसा है, विषम है। न्यूट्रॉन 14 में से 7 गए तो कितने बचे, 7, जो कि कैसा है, विषम है। अब देख लीजिए विषम इसके अंदर आ गया ये, और द्रव्यमान संख्या 14 है, जो कि सम है ना। तो ये किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और जो एनएमआर एक्टिव है। तो मैं लिख सकती हूँ इसमें एक एग्जाम्पल और लिख देना, इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया 7N14। समझ में आ गई बात। तो अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू 0 है, किसके आई की वैल्यू 0 है और किसके आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, वो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको लिख लेना आराम से, ठीक है। अब देखो कुछ 1-2 टर्म हैं जो हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, पर आपको आना बहुत जरूरी है। वो टर्म्स मैं एक बार बता देती हूँ।
2 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, वो टर्म्स बची हुई हैं, ठीक है। एक होता है नॉन क्वाड्रिपोल, एक होता है क्वाड्रिपोल। क्वाड्रिपोल और नॉन क्वाड्रिपोलर में क्या अंतर है? पोलर भी लिख सकते हो उसको। नॉन क्वाड्रिपोलर और क्वाड्रिपोलर में क्या डिफरेंस है? देखिए, जिनके आई की वैल्यू हाफ होती है वो नॉन क्वाड्रिपोलर होते हैं, और जिनके आई की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होती है, मतलब 1/2 से जिनकी ऐसी आई जिनकी वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो वो क्वाड्रिपोलर कहलाते हैं, और जिनके आई की वैल्यू हाफ हो वो क्या कहलाते हैं? नॉन क्वाड्रिपोलर कहलाते हैं, ठीक है। इनके जो सिग्नल NMR में इस तरह से सिग्नल आते हैं, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो जिनके जो नॉन क्वाड्रिपोलर है उनके सिग्नल शार्प आते हैं। कैसे आते हैं? बस हल्का समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, पर हमें टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। इस तरह से शार्प सिग्नल आएंगे, ठीक है। और जिनकी ये जो वैल्यू है, आई की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, उनके जो सिग्नल होते हैं ब्रॉड आते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़े आते हैं, है ना। कैसे? ऐसे, इस तरह से। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये नॉन क्वाड्रिपोलर और क्वाड्रिपोलर में डिफरेंस है, समझ में आ गई। अब इसको भी चाहो तो वैसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर समझना चाहो तो देख लो। 2 मिनट का बचा हुआ है कि ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, एक होते हैं डाइल्यूट न्यूक्लियाई। तो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? जिनकी जो प्रकृति में है, जिनकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है। नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या है? जो प्रकृति में ज़्यादा मिलते हैं। नेचुरल अबंडेंस जिनकी मोर होती है वो होते हैं कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, और जिनकी नेचुरल अबंडेंस लेस होती है, यानी प्रकृति में जो कम मिलते हैं, वो कहलाते हैं डाइल्यूट न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं? जैसे कि जो 1H1 है वो बहुत ज़्यादा मिलता है प्रकृति में, नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है इसकी, तो ये कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कहलाएगा। और जैसे 6C13 है, वैसे तो क्या है 6C12 हमारा ज़्यादातर ये वाला कार्बन मिलता है प्रकृति के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर 13 वाले समस्थानिक जानते हैं ना, ये 12 और 13 समस्थानिक है आपस में तो ये जो 6C13 वाला समस्थानिक है, जो आइसोटोप है, वो इसकी नेचुरल अबंडेंस कम होती है, प्रकृति में कम मिलता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट न्यूक्लियाई, ठीक है। कंसंट्रेट और डाइल्यूट न्यूक्लियाई से हम क्यों इसको देख रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं इसकी? एक चीज बता दूं, जो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई होता है, अगर मुझे 1H1 की क्या करनी है? NMR सिग्नल लेना है। क्या करना है? NMR सिग्नल लेना है। तो इसके लिए मुझे, चूंकि कंसंट्रेट न्यूक्लियाई है, नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है इसकी, तो इसकी बहुत, जब मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका सिग्नल निकालूंगी तो मुझे बहुत कम मात्रा की इसकी आवश्यकता होगी, बहुत कम मात्रा से इसका सिग्नल आ जाएगा, और वो भी सेकंड्स में आ जाएगा सिग्नल, ठीक है। ये नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है, मतलब सिग्नल आने में फटाफट सिग्नल आता है इसका, और इसके सिग्नल में टाइम लगता है कुछ मिनट्स, 10, 15, 20 इस तरह से कुछ मिनट्स लगती हैं, ठीक है। और हमें इसकी जो मात्रा है, ठीक है, वो भी इसकी ज़्यादा लेनी पड़ती है इसके NMR सिग्नल निकालने के लिए। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट में इतना ही डिफरेंस है कि जो डाइल्यूट होता है उसकी अबंडेंस कम होती है, तो ज़्यादा लेना पड़ता है, और इसका जो सिग्नल है वो भी टाइम लगाता है आने में। और कंसंट्रेट न्यूक्लियाई जो है वो इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है, प्रकृति में ज़्यादा मिलता है, जल्दी से सिग्नल आ जाता है, और इसकी मात्रा भी कम लेनी पड़ती है, क्वांटिटी कम लेनी पड़ती है जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल निकालते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा नॉन क्वाड्रिपोलर क्वाड्रिपोलर था। क्वाड्रिपोलर तो वो होते हैं जिनकी आई की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना फ्रेंड्स को अपने, और लाइक करना, सब्सक्राइब